नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। इमारत वही सशक्त होती है जिसकी नींव मजबूत हो। व्यक्ति वही स्वस्थ होता है जिसका पोषण सही हो। पोषण जिसकी उपयोगिता हम सभी के लिए है और अलग अलग आयु के लोगों में इसका महत्व और इसकी आवश्यकता अलग होती है। किस तरह से पोषण हमारे स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संवेदनशील अवस्थाएं, बचपन की बात करें या वृद्धावस्था, किस प्रकार से पोषण स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। पोषण की शुरुआत और उसकी देखभाल दरअसल बचपन या ये कहा जाता है जब शिशु मां के गर्भ में हो तभी से हो जानी चाहिए। किस तरह से पोषण उपयोगी होता है स्वस्थ जीवन का आधार रखने के लिए, आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हमारे शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। संतुलित भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। शिशु के लिए सही पोषण जरूरी है क्योंकि इसी से उसके आगे आने वाले जीवन का स्वास्थ्य निर्धारित होता है। जन्म से 6 महीने तक शिशु के लिए सिर्फ मां का दूध ही पर्याप्त होता है। 6 महीने से शिशु के पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपरी आहार यानी पूरक आहार की आवश्यकता होती है। शिशु के लिए पोषण आवश्यक है। पोषण से बच्चे का विकास प्रभावित होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिशु को पूर्ण पोषण मिलना चाहिए। 6 माह से शिशु की पोषण की आवश्यकता अधिक हो जाती है, इसलिए 6 माह की आयु से शिशु को ऊपरी आहार शुरू कर देना चाहिए। लगभग 1 से 2 कटोरी संपूरक आहार शिशु को दिया जाना चाहिए। मां का दूध शिशु को 2 साल तक पिलाया जा सकता है। संपूरक आहार देने के साथ शिशु को स्तनपान जारी रखना चाहिए। शुरुआत में शिशु को बार बार आहार खिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। एक बार में शिशु अधिक मात्रा में नहीं खा पाता, इसलिए कम मात्रा में उसे कई बार खिलाएं। शिशु के आहार में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा हो जिससे शिशु में किसी भी तरह की अल्पता न हो, पोषण की कमी न हो और शिशु स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बचपन सिर्फ आरंभ है, लेकिन पोषण का महत्व सभी के लिए है। किस तरह से सभी के लिए सही पोषण को सुनिश्चित किया जा सकता है, आहार को कैसे पौष्टिक और संतुलित बनाया जा सकता है, ये विशेषज्ञ बताएंगे। पर्याप्त पोषण, स्वस्थ जीवन कैसे हो सकता है ये संभव, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋचा जायसवाल। शी इज डाइटिशियन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर विजय कुमार, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक्स फ्रॉम प्राइमर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और बच्चों का पोषण कैसा हो ये बताएंगी डॉक्टर सौम्या तिवारी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। विशेष तौर पर क्योंकि इस समय पोषण माह देश भर में चल रहा है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सब लोगों को जागरूक करने के लिए और क्या गतिविधियां चल रही हैं जिससे सभी लोगों को पोषण का महत्व पता चले और बेहतर पोषण सभी के लिए हो सके, ये बताने के लिए उपस्थित हैं मिस अकय मिन्स, स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड CPHC, नेशनल हेल्थ मिशन, झारखंड से। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं क्योंकि पोषण सभी के लिए आवश्यक है और इसे लेकर छोटी छोटी भ्रांतियां हैं जो कारण बनती हैं पोषण में कमी या फिर कुपोषण का, जिसकी वजह से कई खतरे स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में किस प्रकार से आप बेहतर आहार ले सकते हैं और अपने आहार में पोषण की सही मात्रा को सुनिश्चित कर सकते हैं, ये विशेषज्ञ बताएंगे। इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है जो आपको लगाना है और नंबर है 23387031 और 23097655।
इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं पोषण के महत्व को। सबसे पहले डॉक्टर सौम्या तिवारी, आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि जो आहार की जो महत्व है और जो नींव है वो बचपन में ही रखी जाती है। कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं कि बचपन से पोषण के विषय में जागरूकता हो और बच्चे के लिए सही पोषण सुनिश्चित किया जा सके? तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ पूछी आपने किरण। मेरा मानना है कि जो ब्रेन, मेरा भी मानना है और एविडेंस से आपको पता है कि ब्रेन की मैक्सिमम ग्रोथ बच्चा जब तक 2 साल का होता है तब तक होती है। तो 0 to 2 इयर्स हम मानते हैं कि ब्रेन सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, बच्चे का दिमाग सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। तो ऑब्वियसली जो भी पोषण की ज़रूरत है वो उन 2 सालों में सबसे ज़्यादा नींव को सुनिश्चित करने के लिए होती है जी। तो पहले 2 साल में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। हमें पता है कि पहले 6 महीने माँ का दूध ही पर्याप्त है बच्चे के लिए और वो संपूर्ण पोषक आहार है बच्चे के लिए। तो हम ये शुरू से ही एंटीनेटल पीरियड से ही मदर्स को समझाना शुरू करते हैं और जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं कि वो पहले 6 महीने अपना दूध ही पिलाएं और उसके बाद जैसे जैसे उन्हें ज़रूरत होती है, जैसे जैसे हमें बच्चे का पोषण चेंज करना होता है और चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी होती हैं, वैसे वैसे हम समझाते चले जाते हैं। ऑब्वियसली जो बच्चा जितना अच्छा, जितना वेल नरिश्ड है, जितना अच्छा जिसका पोषण रहा है, उतनी ही अच्छी उसकी फिजिकल ग्रोथ भी होगी और मेंटल डेवलपमेंट भी। तो दोनों चीज़ों के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सही न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। जी, और इसीलिए कहा जाता है कि पोषण जो है जीवन का आधार है, स्वास्थ्य की नींव है। इसीलिए जितनी मजबूत ये नींव बनेगी उतना ही बेहतर स्वास्थ्य और उतना ही अच्छा जीवन रहेगा। डॉक्टर ऋचा, पोषण की जब हम बात करते हैं, बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में खूब देसी घी, मेवे और हाई रिच कैलोरी फूड खिलाना उनको लगता है कि शायद पौष्टिक आहार है। पोषण को किस तरह से समझाना चाहेंगे? और जब हम बोलते हैं कि एक पौष्टिक आहार किसी को भी मिलना चाहिए, तो कौन से वो तत्व हैं जो सम्मिलित यदि आहार में होते हैं तो वो उसको पर्याप्त पोषण या पूर्ण रूप से पौष्टिक बनाते हैं? थैंक यू किरण। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय पोषण माह की सबको शुभकामना देती हूँ और ये एक अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हम जानकारी प्रोवाइड कराते हैं पूरे भारत में और इसको सेलिब्रेट भी करते हैं और सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग न्यूज़ चैनल एंड एवरीबडी। एंड घर पे भी इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो उसकी शुरुआत के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और डॉक्टर साहब ने भी इसको बोला है कि हमें शुरू से ही इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो एक जीवन की शुरुआत होती है माँ के गर्भ से। जब माँ प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे ही अच्छे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, मगर इसका मतलब एक सिंगल न्यूट्रिएंट को हम हाईलाइट करके उसी के बारे में बताना और उसी को ज़्यादा खिलाना ज़रूरी नहीं है। सब कुछ बैलेंस फॉर्म में, संतुलित रूप में होना चाहिए। तो संतुलित आहार का क्या मतलब है कि हमें वो सारे पोषक तत्व खाने में शामिल करने हैं जो कि हमें ऊर्जा भी दें, हमारे ग्रोथ को भी सपोर्ट करें और इसके साथ साथ वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करे। माँ के और बच्चे दोनों के ग्रोथ के लिए वो सफिशिएंट होने चाहिए। तो हमारा जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है। तो माँ के साथ साथ, चूँकि हमारे देश में माँ का आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डॉक्टर्स बहुत अलर्ट हो जाते हैं और कि माता का आहार अगर पहले अच्छा नहीं है तो उसको उसी पीरियड में अच्छा किया जाए। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स हमारी ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमारे खाने में देसी घी का भी अगर इंक्लूजन है तो वो अच्छी बात है। प्लस फाइबर, प्रोटीन जो हमारे दाल और दूध, दही जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनसे मिलता है। अनाज और मिलेट्स का शामिल करना और सीजनल और रीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी बात है। और सफिशिएंट लिक्विड्स भी, तरल आहार भी लेते रहना चाहिए। जी, सीजनल और रीजनल, ये बहुत अच्छा आपने बताया है। इस पर हम और भी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हैं असम से जिन्होंने कॉल किया है, अलीशा है फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हेलो अलीशा, क्या जानना चाह रही हैं आप? जानना चाहती हूँ जैसे पोषण के बारे में। जी। हाँ जी, जो
मैं जानना चाहती हूँ बच्चों के लिए जो पोषण के लिए, हाँ जी, उनके आहार के लिए। जी। जी, हेलो। बच्चों के पोषण के विषय में जानना चाहती हैं आप कि कितनी एज है बच्चे की, अलीशा जी? बच्चे के लिए 3। जी, किस तरह से बच्चे को सही पोषण मिलना चाहिए? आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, हम विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर सौम्या तिवारी, जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 वर्ष की आयु उन्होंने बताई है, एक तो वीनिंग का जो प्रोसेस है कि सही आहार की शुरुआत सही समय पर हो, वो कितनी आवश्यक है और उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे को मिल पाएँ, क्योंकि बच्चे कम मात्रा में खाते हैं तो उनको पोषण देना थोड़ा सा मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो मुश्किल है क्योंकि उसके लिए नई चीज़ है, बच्चे के लिए माँ का दूध छोड़ना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आप माँ के दूध से बच्चे को सॉलिड फूड पे ग्रेजुअली लाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है माँ की, मतलब सारे दिन बच्चे के पीछे भागना भी पड़ता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ किरण ने हाईलाइट की है कि बच्चा है तो बहुत ज़्यादा खा तो पाएगा नहीं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम सर्विंग दे रहे हैं, जितना भी हम आहार दे रहे हैं, क्वांटिटी दे रहे हैं, उसका एनर्जी डेंस होना ज़रूरी है, उसमें सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता हो और उसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स का समावेश भी ज़रूरी है। तो बाकी जो पोषक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो जब हम शुरुआत करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि माँ के दूध को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये माँ के लिए जानना ज़रूरी है कि माँ का दूध तो हमेशा ही अच्छा है, पर 6 महीने के बाद बच्चे को और भी चीज़ों की ज़रूरत है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो कि अगर केवल माँ के दूध पे हम बच्चे को रखें तो जिनकी कमी हो सकती है। जी, तो हम ग्रेजुअली शुरू करते हैं और ठोस आहार शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इतना पिसा होना चाहिए कि बच्चा उसको आसानी से, शुरुआत में तो निगलता ही है, चबा तो पाता नहीं है, तो निगलने के लायक बनाना है और उसको एनर्जी डेंस बनाना है। तो हम क्वांटिटी ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाते हैं और हम मदर्स को टाइमली बताते हैं। तो कोई उदाहरण होगा तो मैं आपको बताऊंगी अगर कोई मौका जी, मिला और तो। किस तरह के खाद्य पदार्थों से शुरुआत होनी चाहिए ये हम डॉक्टर ऋचा जायसवाल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विजय कुमार, क्योंकि अब सबकी सेहत कहा जा रहा है कि अच्छी हो रही है और लॉन्जेविटी भी बढ़ गई है, तो हेल्दी एजिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। किस तरह से पोषण आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए बढ़ती आयु में, और किस तरह की आवश्यकता होती है जो बढ़ जाती है जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है? जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का और आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने बुज़ुर्गों की तरफ भी ध्यान दिया, क्योंकि हमारे समाज में जो अभी हम यंग इंडिया, और क्योंकि बच्चों की तरफ तो सबका ध्यान है ही, एक तबका है समाज का जो कि पीछे छूटता जा रहा है और जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको हम सिल्वर सुनामी भी बोल रहे हैं कि हमारे देश में बुज़ुर्गों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है अगले 30 साल में। जी, और हमारे ये सौभाग्य है कि हमारे देश में जो सिस्टम है फैमिली का, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें बुज़ुर्ग कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट रहते थे। उनको जो परिवार में जो है पोषण का उनका पूरा ख्याल रखा जाता था। जी, लेकिन अब थोड़ा सा समय का तगाजा कहिए या जो औद्योगिकरण हुआ है, माइग्रेशन जिसकी वजह से हो रहा है जी, और हमारी डाइटरी हैबिट्स भी बदल गई हैं डॉक्टर विजय। जी, बिल्कुल बुजुर्ग लोग जो है पीछे छूट गए हैं और अब उनको जो है काफ़ी खाने पीने की काफ़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हम बुजुर्गों को बांटें, अगर हम उन्हें कहें कि कितनी तरह के बुजुर्ग होते हैं, 3 तरह के बुजुर्ग मैं मानता हूँ। एक वो जो बिल्कुल फुल्ली इंडिपेंडेंट है, 84 ईयर्स में भी, 85 ईयर्स में भी अपना एक्सरसाइज करते हैं, योगा कर रहे हैं और अपना न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत, डाइट के लिए भी बहुत कॉन्शियस हैं। जी, और एक वो जो सेमी डिपेंडेंट हैं, जो कि फैमिली मेम्बर्स पे थोड़ा सा डिपेंडेंट हैं कि वो उनका भोजन कैसे बनेगा, जो घर में बनेगा वही वो खाएंगे, उस तरह से उनका रहता है। तो तीसरे वो हैं जो बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल बेड रिडन है, जैसे डिमेंशिया है, एडवांस स्टेज में जो भूलने की बीमारी हो जाती है बुज़ुर्गों की, वो बिल्कुल बेड तक सीमित रहते हैं। तो इन सब लोगों का अगर हम पोषण की बात करेंगे जी, तो उन सब के लिए जो है एक अलग डाइट प्लान होता है, जिसके लिए डॉक्टर ऋचा जैसे जायसवाल जैसे एक्सपर्ट्स की हमें बहुत ज़रूरत है कि उन्हें हर इंडिविजुअलाइज, मतलब हर किसी का एक पर्सनल डाइट प्लान जो है हम बनाएं
और जो हम जैसे हम बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जो अन्न से जो है जो हम खाते हैं, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, उसी पे आपकी लॉन्गेविटी और ये सब जो है डिपेंड करता है जी। और इसीलिए आवश्यक है कि पोषण पर ध्यान दिया जाए, क्या आहार हम ले रहे हैं और वो कितना पौष्टिक है, ये समझना आवश्यक है। जानकारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद पोषण के विषय में आप देखते रहिए टोटल हेल्थ का आज का डिस्कशन। हम जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टोटल हेल्थ में। आज हम बात कर रहे हैं कि कितना आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए पोषण, पर्याप्त पोषण और स्वस्थ जीवन। इस विषय पर हम बात कर रहे हैं और फिलहाल जान लेते हैं कि बढ़ती उम्र में पोषण का कितना महत्व है और किस तरह से उपयोगी होता है कि इस आयु में रोगों से बचाव हो और स्वस्थ जीवन बना रहे। पोषण का महत्व वैसे तो सभी आयु के लोगों के लिए है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सही पोषण मिलना और भी आवश्यक हो जाता है। वृद्धावस्था बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें पोषण का महत्व बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ पोषण की आवश्यकता भी अलग हो जाती है, इसलिए आहार कैसा है इस पर ध्यान देना जरूरी है। बढ़ती उम्र के कारण शरीर में क्षय की गति बढ़ जाती है, शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है और शरीर की कार्य क्षमता कम होने लगती है। ऐसे में पोषक तत्वों की कमी की संभावना बढ़ जाती है। बुजुर्गों के लिए भोजन ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पच सके, साथ ही उन्हें सभी पोषक तत्व पूर्ण रूप से मिल सके। बढ़ती उम्र में अपने पोषण पर विशेष ध्यान दें, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो, पोषण की कमी की संभावना न हो और आप स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। पोषण कैसा हो, यानी किस तरह का आहार हमें लेना है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, अर्थात हम सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। डॉक्टर रिचा, आपसे समझ लें कि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है या पोषण की आवश्यकता है, आयु के अनुसार किस तरह से निर्धारित होती है, और जब बात आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, यानी वृहद पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है, और सूक्ष्म पोषक तत्व, किस तरह से इनका संतुलन या बैलेंस डाइट में होना चाहिए जिससे जो पोषण है, जितनी आवश्यकता है, वो पर्याप्त मात्रा में मिल पाए? किरण, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ही रूल सब पे फिट नहीं होता,
तो अगर हमारे को सिर्फ मैं साधारण जिनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है अगर उनके हिसाब से देखें तो उम्र के हिसाब से ICMR जो हमें एक गाइडलाइन देता है और अभी रीसेंट गाइडलाइन भी आए हैं जिसमें उम्र के हिसाब से और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से उसमें हमारे ऊर्जा कितनी ऊर्जा हमें खानी चाहिए और प्रोटीन कितना रहना चाहिए डाइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो है NCD मतलब डायबिटीज़ और मोटापा ये ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी न्यू गाइडलाइंस में ये भी बताया गया है कि जो चीज़ें ज़्यादा ऊर्जा मतलब कम मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा देती हैं या जिनमें रेशा कम पाया जाता है जिन खाद्य पदार्थों में, उनका इस्तेमाल हमारी थाली सिस्टम में थोड़ा सा कम और रेशे वाली चीज़ों का हमारी थाली सिस्टम में इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। यही कारण है कि मिलेट्स का यूज़ हमारे डाइट में जो हम मेन जो भोजन हम खाते हैं वो है हमारा अनाज। तो अनाज में थोड़ा सा जगह जो है वो मिलेट्स को दिया गया है जो मोटे अनाज जिसको कहा जाता है, और चावल और गेहूं को स्लाइटली रिप्लेस करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही तरह का खाद्य पदार्थ हर समय खाएंगे। प्लस जैसे आपने बोला कि फिजियोलॉजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली और उम्र के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक वृद्ध इंसान की होगी वो एक छोटे बच्चे की नहीं हो सकती, जो एक खिलाड़ी की होगी वो एक नॉर्मल वयस्क की नहीं हो सकती जी। तो इसके मतलब सबका डाइट इंडिविजुअलाइज्ड होता है, पर इन जनरल अगर मुझे बोलना हो शॉर्ट में तो अगर हम इसको संतुलित करके बोले तो हमारे थाली सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा अनाज का रहता है जिसमें मैक्सिमम हिस्सा हमें फाइबर रिच अनाज को देना चाहिए, रेशे वाले अनाज को देना चाहिए, प्लस हमारे प्रोटीन की कोई चीज़ होती है या दूध हो, दही हो, दाल हो, कोई ऐसी चीज़ हो, सीज़न के वेजिटेबल्स और डाइट में फ्रूट का हिस्सा। हमारे ब्रेकफास्ट टाइम पे मतलब ब्रेकफास्ट होना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, उसका ध्यान रखना है। और दूध है कम फैट वाला दूध वयस्क और ओल्डर एज में, और बच्चों के लिए तो नॉर्मल दूध भी चलता है जिसमें फ़ैट कंटेंट भी हो। प्लस हमें फ़ैट को ख़राब नहीं मानना, अच्छी क्वालिटी का फ़ैट डाइट में शामिल होना ज़रूरी है। जैसे नट्स हैं और हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इन सबको भी डाइट में शामिल करना चाहिए और एक कंप्लीट डाइट अपनी बनाने के लिए जी। और फिलहाल एक कॉलर हैं गुजरात से, फ़ोन लाइन पर हैं राधे श्याम जी जिन्होंने कॉल किया है। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा जानना है कि मेरा 60 बरस उम्र हो जी, खाने के लिए क्या चीज ज्यादा मैं इस्तेमाल करूं जिससे कि कैल्शियम की कमी ना हो जी और हेल्थ सही रहे। राइट। बढ़ती उम्र का सवाल है डॉक्टर विजय कुमार। ये जो एज होती है इसमें बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जोड़ों का दर्द और इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। कैसे पोषण ये सुनिश्चित कर सकता है कि इसकी संभावना को कम किया जा सके, क्योंकि विटामिन डी एक फैक्टर है, फिर कैल्शियम है। किस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है और कितना उपयोगी होगा यदि जो बढ़ती उम्र की शुरुआत जब से होती है 45-50 से ही विशेष तौर पर अपने हड्डियों, जोड़ों का और मांसपेशियों का ख्याल रखा जाए, पोषण सही मिले? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इतने जागरूक हैं अपनी हेल्थ के लेकर, अपने भोजन को लेकर, और इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में खासकर बहुत ज़्यादा पाई गई है बुजुर्गों में। तो विटामिन डी का मेन सोर्स जो है वो सनलाइट है, बट उतना एक्सपोजर हमारा आजकल हो नहीं पाता है। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों में हड्डियां टूटने का जो जैसे ही गिरने का जो खतरा है वो रहता है जी। तो उससे बचने के लिए आपको विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो है वो एक लेना चाहिए। दूसरा जो एक मैं देखता हूँ कि बहुत लोग कंटिन्यूसली लेते रहते हैं, वो भी गलत है। आपको अपनी जांच कराने के बाद ही उसे उचित मात्रा में उसे लेना चाहिए जी। और जांच कराने से भी पहले विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। अगर आप कोई सप्लीमेंटेशन शुरू कर रहे हैं, कोई भी दवा शुरू कर रहे हैं, तो एक विशेषज्ञ को दिखाएं और उनके परामर्श अनुसार ही कौन सी दवा लेनी है, कितने समय तक लेनी है, चाहे सप्लीमेंट हो, पेन किलर्स हो या कोई अन्य दवाएं, उसी के अनुसार लेना चाहिए। और क्योंकि राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है और देश भर में कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज के डिस्कशन में अकय मिन्स हैं जो स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड से, हमारे साथ हैं।
अके जी, बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रयास और कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं जिससे ये जो जागरूकता है कि पोषण बच्चों को भी मिले, माताओं को मिले और सभी के लिए सही पोषण सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए कौन से कार्यक्रम और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए कि मैं झारखंड की बातों को बता सकूं। पोषण माह पूरे भारत में चल रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विभिन्न गतिविधियां विभिन्न विभागों के साथ में मिलकर की जा रही हैं। पोषण माह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और स्कूली शिक्षा विभागों के साथ में मिलकर के एक साझा प्रयास कर रहा है कि गर्भवती महिला, नवजात बच्चे, 5 साल के बच्चे, इन पर विशेष फोकस किया जा रहा है इस समय में। और इसके साथ साथ किशोर किशोरियों पर भी फोकस है कि हम पोषण के लिए उन्हें जागरूक करें। स्तनपान, इसके साथ जरूरी है स्वच्छता की। पोषण की जब हम बात करते हैं तो आशा बहनें जो हमारे पूरे झारखंड में है, हर एक गतिविधियों में हैंड वॉश करना, हाथों की धुलाई, स्वच्छता के बारे सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ पोषण वाटिका हमारे गांवों में किया जा रहा है, आंगनवाड़ी केंद्रों में। इसके साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें हम T4 कहते हैं, टेस्ट, ट्रीट, टॉक एंड उसके साथ उनके साथ में ट्रैक करना, जिसमें कि लोगों का एनीमिया का टेस्ट किया जा रहा है, उनसे बातें की जा रही है कि आप कैसे अपने पोषण को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें अगर सप्लीमेंटेशन की जरूरत हो रही है तो IFA और फॉलिक एसिड दिए जा रहे हैं, और उसके बाद उन्हें ट्रैक भी किया जा रहा है कि वो बेहतर हो सके। इसके साथ साथ प्रचार प्रसार के लिए हम सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो जिंगल्स हैं, और जहां जहां पे शिविर लग रहे हैं, स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में जो एनीमिया के लिए शिविर लग रहे हैं, वहां लोकली अवेलेबल जो हमारे फूड हैं, जो हमारे कहना चाहिए मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं, इसको आंगनबाड़ी सेविकाएं और जो आशा बहनें हैं, हम झारखंड में सहिया कहते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और जो अभी ऋचा जी ने कहा कि किस तरह से भोजन को करना जी, और इसके लिए जो एक फूड पिरामिड है, इसे भी सिखाया जा रहा है। और अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे सभी पंचायतों में है, वहां पर भी ईट राइट टूल किट के माध्यम से इसकी जानकारी भी दी जा रही है, और बृहद प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपने भोजन में मिलेट्स को भी, मोटे अनाज को भी दें। झारखंड में मड़ुआ को और अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। झारखंड में गुमला एक ऐसा जिला है जहां पर कि हर एक सरकारी कार्यक्रमों में अब मिठाइयों की जगह मिलेट से या मड़ुआ से बनी हुई चीजें, उसके बिस्किट, उसके लड्डू, वही दिए जा रहे हैं कि लोग और अधिक इसका पोषण कर सकें और जानकारी बढ़ सके। जी, बहुत ही बेहतरीन प्रयास पूरे देश भर में चल रहे हैं जिससे सभी तक सही पोषण के विषय में जानकारी भी पहुंचे और सब लोग अपने आहार को पौष्टिक बनाने के लिए प्रयास भी करें। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, नागपुर से हैं राहुल पाटिल फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी राहुल जी, सवाल पूछे। हेलो राहुल जी, क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम, आपके सभी पैनल को नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ मैडम, एक बच्ची है मेरी 10 साल की जो स्पोर्ट्समैन है जी। तो मैडम जैसे वो खाने के लिए बड़ी परेशान करती है, पर वो जो मॉर्निंग से उसका सेशन चालू हो जाता 6 बजे से, तो रात में 9 बजे मतलब स्कूल वगैरह सब मिला के, ट्यूशन मिला के, स्पोर्ट्स का टाइम देके जी क्रिकेट खेलती है मैडम वो। तो वो खाने के लिए बड़ी परेशान करती है, खाने के लिए जरा नाटक करती है, तो उसको क्या अपन ये कर सकते हैं? उसकी पाचन क्रिया, जैसे वो हमेशा बोलती है कि मुझे खाना नहीं जाता। दो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स हैं डॉक्टर सौम्या। पहला भाग आपसे लेंगे, बच्चे जो अक्सर माता पिता को परेशान करते हैं खाने के लिए, या माता पिता को ऐसा लगता है कि बच्चे खाते नहीं हैं,
किस तरह से जो एक हैबिट फॉर्मेशन है, क्योंकि बचपन से जो आदतें सिखाई जाती हैं वो जीवन में लंबे समय तक चलती हैं, कैसे बच्चों को ट्रेन किया जाए और हेल्दी ईटिंग की हैबिट को या सही तरह से आहार लेना है ये बचपन से सिखाया जाए, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चों में ट्रेंड है कि या तो बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दिया जाता है या टीवी देखते देखते ही बच्चे खाना खाते हैं। तो आपने बात का जवाब तो खुद ही दे दिया। तो रोल मॉडलिंग सबसे ज़रूरी है। जो आप करते हैं वो आपका बच्चा करेगा, और जितना अर्ली आप ये चीज़ शुरू कर देंगे, आप उसके लिए खुद अपने आप का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उतना जल्दी बच्चा सीखेगा। तो अगर हम राहुल जी की बात करें तो इनका 10 साल का बच्चा है, 10 साल की बच्ची है, तो वो बहुत समझदार होगी। मतलब 10 साल का बच्चा समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कन्विंस किया जा सकता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो एक बार आप एक विशेषज्ञ से, न्यूट्रिशनिस्ट से या एक पीडियाट्रिशियन से मिलें और उसके लिए एक डाइट चार्ट बनवा लें कि उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। स्पोर्ट्स में है तो उसको ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारों की ज़रूरत है। तो वो एक डाइट चार्ट बनवा दें। फिर उसको ये बताएं कि वो डिसिप्लिन ज़रूरी है, जैसे खेल में डिसिप्लिन ज़रूरी है वैसे ही खान पान में भी डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो उसको क्या फॉलो करना है अगर आप ये समझा देंगे तो वो ज़रूर समझेगी। तो इसी को हम समझ लेते हैं डॉक्टर रिचा से। डॉक्टर रिचा, जो बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं और दूसरा अब एडोलेसेंट एज ग्रुप में आ गए हैं, जाहिर तौर पर फीमेल्स में या लड़कियों में बात की जाए तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इस समय पर बढ़ जाती हैं, हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों में ही होती है। किस तरह से इंश्योर किया जाए कि जो बच्चा खा रहा है उसके अंदर उसको पर्याप्त पोषण मिल रहा है, क्योंकि जैसे राहुल जी की बात से सामने आया कि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो कम क्वांटिटी में या कम बार भी अगर बच्चा खाता है तो उसको जो है सही या न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए। कैसे, कुछ इजी ऑप्शंस बताना चाहेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है किरण, लेकिन फिर भी पहले मैं इनकी बात को बताना चाहूँगी। वो बच्ची खेलती है और खेलने वाले बच्चे में डिसिप्लिन बहुत होता है, जो डॉक्टर सौम्या ने भी बोला है। तो अगर उनको, मुझे लगता है न्यूट्रिशन से ज़्यादा उसको ना काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चे को। अगर उसकी काउंसलिंग करेक्ट होएगी, क्योंकि वो खेल किस लिए रही है, जीतने के लिए। अगर जीत के लिए पोषण सही नहीं है तो जीत कभी भी हासिल नहीं होगी। अगर इसके दिमाग में ये बात फिट हो जाए, आई अंडरस्टैंड कि उनको काफ़ी कम समय मिल रहा है अपने आप के लिए, पर उसके बीच में रास्ते मिलते हैं। तो जैसे ऑन द वे जब हम ट्रैवल कर रहे हैं या हम जा रहे हैं तो कैसे हैंडी फूड्स, जो हैंडी फूड्स हैं उसको हम कैसे न्यूट्रिशियस बना के बच्चे को दे सकते हैं जिसको खाने में कम समय लगता है। या जब बच्चा खेल के वापस बैठ रहा है थोड़ी देर रेस्ट के लिए, उस पीरियड में हम कौन से ऐसे न्यूट्रिशियस ड्रिंक्स दे सकते हैं जो ईजी भी हो, ईजिली अवेलेबल हो और कैरी करना आसान हो। इनके केस में देखो, मेरे लिए देखो आजकल ना हर न्यूट्रिशियस चीज़ें भी पैकेट में मिलती हैं और टिफ़िन भी लेके जाया जा सकता है। तो बच्चे का टिफ़िन तैयार होना चाहिए। अगर वो 6 बजे से खेलने जाती है तो जब वो उठती है, अब कोई भी बच्चा जो खेल रहा है और पढ़ भी रहा है, तो उठते समय जब आप बच्चा जा रहा है उस समय आप उनको जाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो कम से कम आधे घंटे पहले हम उनको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के बारे में सोच सकते हैं। सिंपल है, हम कोई फ्रूट या हम कोई योगर्ट पंच कुछ ऐसा बनाकर हम उनको दे सकते हैं जिसमें फ्रूट भी है, योगर्ट भी है, जो ईजी टू डाइजेस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको खेलना है तो आपका खाना पचा हुआ होना चाहिए, सो दैट आप अपनी पूरी एनर्जी से खेल सकें। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप खेलोगे तो स्टमक पेन या कुछ ऐसा शायद वो नोटिस करती होंगी, जिसकी वजह से उनसे खाना नहीं खाया जा रहा। सेकंड चीज़ है कि बच्चा जब खेल के वापस आता है, मतलब हर मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए उनको हम स्प्राउट्स जैसी कोई चीज़ दे सकते हैं, या बच्चा को हम हेल्दी टिक्की ब्रेड या जो मिलेट्स के ब्रेड आजकल मार्केट में आ रहे हैं, या तो फिर चपाती के अंदर रोल करके एक रोल बना के दे सकते हैं, इजी टू ईट एंड क्विकली टू फिनिश द एंटायर अमाउंट। ऐसी चीज़ें। प्लस जब हमारा गेम ओवर हो जाता है उसके बाद ड्यूरिंग द गेम हम उनको शिकंजी और छाछ जैसी चीज़ें जो कैरी करना आसान है वो बच्चे को दिया जा सकता है। छाछ के अंदर सत्तू मिला के दे सकते हैं। सत्तू और छाछ का मिश्रण टेस्टी भी लगता है और न्यूट्रिशियस भी काफ़ी है। तो ऐसे छोटे जो, मतलब हमें बहुत फैंसी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम फैंसी और ज़्यादा पैसा खर्च करके हम अपने बच्चे को कुछ अच्छा दे सकेंगे। हम छोटी मात्रा में, या एक अगर आप स्प्राउट्स एंड मिलेट्स का अगर आप मिश्रण बना के, खिचड़ी जैसा भी अगर आप बना के एक छोटे बोल में घी डाल के आप दे रहे हैं, तो वो भी एक कंप्लीट न्यूट्रिशन ही माना जाएगा वेजिटेबल्स के साथ में।
तो ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं बच्चे को कंप्लीट पोषण देने के लिए। जी, तो सही योजना सही समझ से ही तय किया जा सकता है कि किस तरह से सही पोषण बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि किस तरह से सही पोषण उपयोगी हो सकता है बीमारियों से बचाव के लिए और किस तरह से आपके स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित कर सकता है। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द लौटते हैं। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पर्याप्त पोषण और स्वस्थ जीवन, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋचा जायसवाल, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर सौम्या तिवारी और अकय मिन्स। अकय मिन्स, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है सबकी आदत को बदलने की। जो आदतें एक बार पड़ जाती हैं उनको बदलना कुछ मुश्किल है। किस तरह के चैलेंजेस या चुनौतियाँ आपको लगती हैं जब आप किसी को भी ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको अब अपनी डाइटरी हैबिट्स में बदलाव करना होगा, अपनी खान पान की आदतों को बदलना होगा और किस तरह से प्रभावशाली तरीके से ये तय किया जाता है कि ये जो बदलाव है वो एक प्राकृतिक रूप से आए और सहज रूप से आए? बहुत धन्यवाद। इस समस्या से प्रायः सभी लोग गुजरते हैं कि जब किसी एक बात को बताया जाता है तो लोग उसे समझने के लिए अपने पुराने एक्सपीरियंस को देखते हैं कि क्या उससे फर्क हुआ है। और जब हम बात करते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य की, जब बदलाव की बात, और पोषण एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है जी, तो इसमें केवल अगर हम गर्भवती महिला और 5 साल के बच्चों को ही फोकस करके काम करें तो ये संभव नहीं है। और अगर बदलाव लाना है और पोषण के लिए बदलाव लाना है तो पूरे समाज में इस सोच को बदलना है। और इसके लिए विभिन्न तरह के प्रयास, जो हम कहते हैं कि 360 डिग्री कॉन्सेप्ट में हमें सभी चीजों को देखना होता है। कि जैसे हम स्कूल में T3 का कैंप, T4 का कैंप्स लगा रहे हैं, तो वहां पे लगातार वीडियो भी चलते हैं कि आप पोषण की जानकारी बच्चों को दें। हमारे रेडियो जिंगल्स के द्वारा भी बताया जा रहा है, विशेष करके शहरी क्षेत्रों में, कि हम फास्ट फूड से स्लो फूड की ओर जाएं या हम न्यूट्रिशन की ओर अपने आप को फोकस करें। इसके साथ साथ जो कोशिशें की गई हैं कि समुदाय में बैठकें जो हो रही हैं गांव समाज में या शहरों के भी हमारे स्लम की बस्तियों में, जहां पर कि आशा बहनें सैया विभिन्न तरह की ग्रामीण बहनों के साथ में और लोगों के साथ में मिलकर बैठकें करती हैं, वहां पर पोषण की बातें की जा रही है। हम लोगों ने सखी मंडल को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनकी बहनों को चुना है कि उनके साथ लगातार पोषण की बातें की जा रही हैं। और उनकी जो बैठकें होती है वो महीने में 2 बार होती है। उसमें एक जो कि विशेष करके स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पे है, उसमें लगातार चर्चा करना कि एक किशोरी के उम्र में ही, किशोरियों को ही हमें ऐसा स्वस्थ बनाना है, ऐसा पोषक आहार देना है कि जब वो माँ बने तो एक स्वस्थ माँ बने, और जब वो नवजात शिशु को जन्म दे तो एक स्वस्थ शिशु जन्मे जी। और इसके लिए एक तो बैठकों को हम लोगों ने लिया है कि जिससे कि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन हो सके जी। तो बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आदतें धीरे धीरे ही लेकिन कोशिश करने से बदली अवश्य जा सकती हैं। तो पौष्टिक भोजन या पौष्टिक आहार लेने की आदत भी हम सबको बदलनी है और उसे सीखना है। फिलहाल एक कॉलर हैं, मनोज जी हैं पटना से फोन लाइन पर। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। क्या है आपका सवाल?
मैं लास्ट अक्टूबर में स्टंट लगवाया हूँ जी। मेरा वेट 79 से 66 केजी हो गया। पौष्टिक आहार वगैरह सब ले रहा हूँ। बॉडी बहुत हार्ड होती है, बहुत मुश्किल से होती है। क्या कारण हो सकता है और क्या खाएं? आपकी उम्र कितनी है मनोज जी? 69 इयर्स। कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं ये डॉक्टर विजय कुमार, किस तरह से बताना चाहेंगे कि पौष्टिक आहार भी अगर कोई ले रहा है, पाचन की समस्या जो है इस आयु में कुछ लोगों में देखी जाती है? जी, जैसा कि इन्होंने बताया इनका वजन भी कम हुआ है, तो वो एक जो है चिंता का विषय है। और बुजुर्गों में जो है एक कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या जो है बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो मैं यहाँ आपके माध्यम से बुज़ुर्गों को ये बताना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों में जो है अगर 3 दिन में एक बार आपका पेट साफ हो जाता है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। आपको जो है बार बार उसके जो है लिए चिंतित नहीं होना है कि मेरा आज पेट साफ नहीं हुआ है, मेरा आज उसके लिए बहुत ज़्यादा जतन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन में अगर एक बार आपका पेट साफ हो रहा है तो एक नॉर्मल चीज़ है, और 1 दिन में अगर आपको 3 बार मोशन हो रहा है तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है। अब इसमें जो वार्निंग साइंस हैं, जो रेड फ्लैग साइंस हैं, वो ये हैं कि कहाँ आपको चिंता करनी है। अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो आपको विशेषज्ञ की जो है परामर्श लेना चाहिए। आपको वहाँ ब्लीडिंग आ रही है, कभी खून आ रहा है जो है मोशन पास करते हुए, या दर्द हो रहा है, तो इस तरह का जो कुछ आपको लक्षण अगर आते हैं तो एक परामर्श विशेषज्ञ से परामर्श ले लें। डॉक्टर रिचा, क्या कोई ऐसे आहार जल्दी से बता दें, कुछ ऐसे सहायक हो सकते हैं कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेटेड लगता है, कहते हैं कि अगर हाई फाइबर डाइट ली जाएगी तो वो काफ़ी अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए। जो एजिंग का प्रोसेस है, हालांकि उसमें डाइजेशन कुछ लोगों में गड़बड़ा जाता है, क्या किसी तरह का आहार भी इसमें सहयोगी हो सकता है? 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसके लिए। सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जिससे कि मोशन अगर आप चाहते हैं, पानी अच्छी मात्रा में लेना है, खाना और पानी एक साथ क्लब नहीं करना, जो खाते हैं वो अच्छे से च्यू करके खाना है, अच्छे से चबा के खाना खाना है। अनडाइजेस्टेड फूड भी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। और जो एक चीज़ आपने मेंशन करी, हाई फाइबर, तो फाइबर 2 तरह के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। जो हम साबुत अनाज, दाल, सब्जियां, फल खाते हैं, और प्लस इसके अलावा दाल और फलों में, सब्जियों में अंदर भी होता है, तो इन सबको अपने खाने में शामिल करेंगे तो ये अच्छी बात रहेगी कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल जाने उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं और जानकारी का ये सिलसिला जारी रखते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पर्याप्त पोषण और स्वस्थ जीवन, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल रोहित शेट्टी हैं कॉलर, जिन्होंने फ़ोन किया है लुधियाना से। रोहित जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू यू। मैडम, मेरा सवाल है कि जैसे रिफाइंड ऑयल अगर हम यूज करते हैं डेली रूटीन के अंदर, तो उसमें ये काफी भ्रांतियां जैसे रहती हैं कि कौन सा रिफाइंड ऑयल हमें यूज करना चाहिए। गूगल पे भी हम काफी कुछ सर्च करते हैं तो हमें ये जानकारी सही मिल नहीं पाती है जी। और मेरा दूसरा प्रश्न है शुगर को लेके। शुगर का भी बोला जाता है कि हमें डेली रूट में यूज नहीं करनी चाहिए या बहुत कम करनी चाहिए, तो अगर इसका भी कुछ बता पाए कि हमें डेली में कितना शुगर इंटेक ले सकते हैं मैक्सिमम, जो हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा बुरा भी ना हो, ठीक रहो जी। क्या आप डायबिटिक हैं रोहित जी? नहीं मैडम। नहीं। 2 सवाल हैं डॉक्टर एचएन के। कौन सा ऑयल सबसे अच्छा है और शुगर की इंटेक कितनी होनी चाहिए?
देखिए, ऑयल की बात कर रहे हैं तो एक ऑयल कभी भी अच्छा नहीं होता, वैरायटी ऑफ ऑयल्स यूज़ करना चाहिए जो मूफा पूफा दोनों तरह की चीज़ें हो। तो सरसों तेल देखिए हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा यूज़ होता है, सरसों तेल या राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर रहे हैं। दूसरी साइड पे हम पूफा रिच में हम ले सकते हैं सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, ऐसा कुछ, और वैरायटी ऑफ ऑयल्स डे डाइट में। और ऐसा प्रैक्टिस भी है हमारे भारत में लोगों का खाना बनाने का, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह के तेलों में बनाई जाती हैं, प्लस कुछ मात्रा देसी घी का। दूसरा चीज़ है शुगर कितना खाएं। तो शुगर तो देखिए हमारे पूरे दिन जो हम डाइट खाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम चीनी खाएंगे तो ही वो शुगर होगा, शुगर हमारी डाइट में रहता ही है। पर अगर चीनी की मात्रा का देखें तो जो रिकमेंडेशंस हैं वो हैं मतलब हमारे को पूरे डाइट की कैलोरी जितनी खानी चाहिए एक इंसान को, उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीइंग द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, तो इसका परसेंटेज आप जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है जी, क्योंकि फॉल्स कैलोरीज कहा जाता है कि सिर्फ उससे मिलती हैं, तो कम से कम अगर आप चीनी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर सौम्या तिवारी, बच्चों में अगर सही पोषण, हालांकि माता पिता को हमेशा ये लगता है कि बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, कौन से लक्षण बताना चाहेंगी जो एक इंडिकेटर हो सकते हैं या वार्निंग साइन हो सकते हैं, कंसर्निंग लगना चाहिए पेरेंट्स को कि शायद पोषण की कमी हो रही है, किस तरह से पहचाना जा सकता है? तो हम अगर कुछ एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बोलें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ कैसी है, बच्चे का वेट और हाइट जितना बढ़ना चाहिए या जैसे बढ़ना चाहिए वैसे बढ़ रहा है कि नहीं। तो उसको जानने का तरीका होता है कि जब भी बच्चा, जैसे इम्यूनाइजेशन विजिट्स के लिए आप लेके जाते हैं तो बच्चे का हाइट और वेट रिकॉर्ड होता है, और उसको एक चार्ट पे प्लॉट करके डॉक्टर को या जो भी हेल्थ वर्कर है उनको पता चलता है कि वो सही ट्रैक पे है बच्चे की ग्रोथ या नहीं। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, अगर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी, स्पेशली अनीमिया होगा, तो आयरन की कमी से बच्चे को इनफ ऑक्सीजन अगर सेल्स को नहीं मिलेगी तो सुस्ती आएगी बच्चे में, अलर्टनेस कम होगी, कई बार स्कूल परफॉर्मेंस जो होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो ख़राब हो जाती है, बच्चे को चीज़ें समझ नहीं आती जल्दी। खेलने में, मतलब जिन चीज़ों में बच्चा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है उनमें ऑब्जर्व करना चाहिए। तो अगर खेलने का मन नहीं कर रहा है बच्चे का, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जाने का मन नहीं कर रहा, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट इंडिकेटर हो सकता है कि बच्चा ठीक नहीं है। जी डॉक्टर सौम्या, एक सवाल भी था, क्योंकि वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया, धीरज जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन करवाई जाती है तो उसके बाद अगर बुखार आ जाता है तो क्या उस समय पर उसको कुछ आहार दें, बंद कर दें, या पोषण उसका बढ़ाया जाए तो उससे कुछ लाभ होगा? तो वैक्सीनेशन के दौरान, वैक्सीनेशन के बाद फीवर बहुत आम बात है, उसके लिए कुछ भी ना करें तो चलेगा। हम आमतौर पे दो चीज़ें बोलते हैं, एक तो पैरासिटामोल ड्रॉप्स या सिरप बताते हैं जो कि आप बच्चे को दे सकते हैं, तो उसका पेन और स्वेलिंग कम हो जाएगा। दूसरे, उस लोकल साइट पे हम बर्फ़ से सिकाई बोलते हैं कि आप बच्चे के घर जाके 2 या 3 बार बर्फ़ से सिकाई कर दें तो वो थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो जाती है, उससे पेन कम हो जाता है और फीवर भी कम आता है। दूसरी चीज़, किसी भी फीवर के दौरान बच्चे की रिक्वायरमेंट खाने की और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ब्रेस्ट फेड बच्चा है, माँ का दूध पीता है, तो हम बोलते हैं और ज़्यादा पिलाएं आप दूध, क्योंकि अगर उस समय कुछ और खाने का मन नहीं है तो कम से कम दूध तो पिएगा जी। तो एक ये चीज़, और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो उसको समझा के उसको खाना खिलाना, नॉर्मल डाइट देना बहुत ज़रूरी है। जी, टोटल हेल्थ में हम जान रहे हैं स्वास्थ्य के लिए पोषण का क्या है महत्व। ये जानकारी जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पर्याप्त पोषण, स्वस्थ जीवन, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, डॉक्टर ऋचा जायसवाल, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर सौम्या तिवारी, और झारखंड से उपस्थित है अकय मिन्स।
टोटल हेल्थ में अब समय हो गया है कुछ और भ्रमों को दूर करने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रिचा आपसे कि क्या हाई कैलोरी फूड ही पौष्टिक आहार होता है? बिल्कुल नहीं, संतुलित आहार पौष्टिक आहार होता है। डॉक्टर विजय, बहुत से लोग मानते हैं कि कम आयु में तो पोषण की महत्व या आवश्यकता होती है, लेकिन बढ़ती आयु में इसका ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल गलत बात है। बढ़ती आयु में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो आप। डॉक्टर सौम्या, बच्चे जितना चाहें तला भुना या ऑयली फूड खा सकते हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। एनर्जी के बाकी सोर्सेस को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, जितना मर्जी तला भुना तो ठीक नहीं है। जी डॉक्टर रिचा, क्या डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बने उत्पाद वजन को बढ़ाते हैं? किस उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा कितने फैट का डेयरी प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको, और कितनी मात्रा वो ले रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपके बॉडी को अफेक्ट करेगा। लेकिन इन्हें बिल्कुल बंद नहीं किया जाना, बिल्कुल नहीं बंद किया जाना चाहिए और सीमित मात्रा में इसका उपयोग करते रहना चाहिए अपने अनुसार। डॉक्टर विजय, क्या बढ़ती आयु में यदि सही पोषण ना मिले तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डी टूटने की संभावना अर्थात फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। बुजुर्गों को घर में ही गिरकर, बाथरूम में गिरकर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाते हैं क्योंकि उनकी बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती है। डॉक्टर सौम्या, अगर बच्चे को सही पोषण नहीं मिलता तो उससे क्या उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा या उसका IQ या बुद्धिमत्ता पर भी असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, दोनों ही चीज़ें होंगी, खराब शारीरिक विकास और कम IQ। डॉक्टर रिचा, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है, उतने ही स्वस्थ रहेंगे। ये भी उम्र के हिसाब से निर्धारित होता है, आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से और आपकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपकी डाइट होती है। आपकी बीमारी भी कई बार आपको खान पान के बदलाव में कोई बीमारी ऐसी होती है जिसमें खान पान का बदलाव करना ज़रूरी होता है, तो एक बात सब पे फिट नहीं है। डॉक्टर विजय, हर वृद्ध व्यक्ति को कम मात्रा में यानी लो सोडियम और लो फैट ऐसा ही आहार लेना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल मैं बहुत से बुजुर्गों को देखता हूँ जिनका सोडियम कम हो जाता है और वो उनको कई बार ICU में एडमिट होना पड़ता है। तो एक संतुलित मात्रा में आपको जो है फैट और सोडियम लेना चाहिए। डॉक्टर सौम्या तिवारी, बहुत से माता पिता को ये लगता है कि बच्चों को यदि चॉकलेट्स, बिस्किट्स और फैंसी फूड नहीं दिया जाए तब तक वो खाना ही नहीं खाते। तो इस तरह से इंसेंटिवाइज करना, प्रलोभन देना गलत होगा। सही खाना खाने का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं होता, वो एक डिसिप्लिन होता है, वो बच्चे को सिखाना चाहिए। डॉक्टर रिचा, क्या वेजिटेरियन डाइट से व्यक्ति को पूर्ण पोषण नहीं मिलता? गलत बात है। वेजिटेरियन डाइट में अगर उसको सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके और पूरे दिन में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो बिल्कुल सही पोषण किसी भी उम्र को और किसी भी लेवल की एक्टिविटी को मिल सकता है। डॉक्टर विजय, बहुत से लोगों को लगता है कि अधिक यानी वृद्ध लोगों को कम मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रोटीन बेस्ड डाइट उन्हें नहीं लेनी चाहिए। नहीं, ये भी एक मिथ है। बुजुर्गों को भी जो है मसल मास की ज़रूरत होती है, जैसा कि मैंने बताया फ्रैक्चर्स होने का रिस्क बढ़ता है। ऐसे ही जो बोन्स को कवर करने के लिए मसल्स आपकी चाहिए, तो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बुजुर्गों में भी बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर सौम्या, बच्चों में अगर सिर्फ मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स ही दिए जाएं तो उतना ही काफ़ी होगा क्योंकि उसी से उनकी हड्डियां मजबूत बनेंगी? नहीं, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध और 6 महीने बाद सारा संतुलित आहार जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स एक हिस्सा होते हैं। जी डॉक्टर रिचा, क्या मल्टीग्रेन फूड्स और आइटम्स लेना सबसे अच्छा विकल्प है पौष्टिक आहार लेने का? विकल्प अच्छा है, पर सबसे अच्छा तो कहना अतिशयोक्ति होएगी, पर विकल्प अच्छा है। जी डॉक्टर विजय, क्या वृद्ध लोगों को सिर्फ सप्लीमेंट्स अगर वो लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा, क्या ये ठीक है? नहीं, अगर आप में किसी विटामिन की उसकी कमी है तो ही आप वो उस विटामिन को या उस सप्लीमेंट को लें। ऐसे ही यूट्यूब पे देख के या सोशल मीडिया के प्रभाव से जो है आप अपने शरीर में कुछ भी मत डालें। डॉक्टर सौम्या तिवारी, फ्रूट जूसेस बच्चों को देना अच्छा है बजाय कि उनको फ्रूट्स दिए जाएं? जूसेस या कोई भी फ्रूट ड्रिंक देना सही नहीं है।
तो बच्चों को फल देना, फ्रेश फ्रूट्स देना ज़्यादा अच्छा है, उसी फॉर्म में देना जिस फॉर्म में वो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, ना कि उनका जूस बनाना। डॉक्टर ऋचा, जो पौष्टिक आहार होता है वो बहुत महंगा होता है, तो शायद कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्हें पौष्टिक खाना है तो उन्हें काफ़ी खर्च करना होगा। पौष्टिक आहार आप फैंसी चीज़ों को, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर को सुन के अगर आप पौष्टिक आहार अपने डाइट में शामिल करेंगे तो हो सकता है। अदरवाइज सीजन और रीजन की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड खान पान की चीज़ें और उपज को हम शामिल करें तो नहीं, वो संतुलित आहार आप आराम से और पौष्टिक आहार आराम से नॉर्मल अपने आसपास अवेलेबल से बना सकते हैं। डॉक्टर विजय, क्या वृद्ध लोगों को लिक्विड डाइट पर यानी फ्लूइड इंटेक ज़्यादा कर देना चाहिए तो उनका पाचन भी ठीक रहेगा और पोषण भी? ये भी देखा गया है कि बहुत लोग 3-3, 4-4 लीटर तक पानी पीते हैं, वो भी गलत है। आपको एक 2 से 2.5 लीटर तक का जो है लिक्विड इंटेक आपको रखना चाहिए। जी डॉक्टर सौम्या, बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर और बेहतर बने उसके लिए मल्टीविटामिन सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। मेरे हिसाब से ये सोचना ठीक नहीं है। मल्टीविटामिन्स अगर कमी है तभी देने चाहिए और डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए। जी हमारे पास अके मिन्स भी हैं साथ में। अके जी, क्या संदेश आप 2 वाक्यों में देना चाहेंगी हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए कि जागरूकता का क्या महत्व और कितना उपयोगी हो सकता है स्वस्थ आहार को अपने आदत में शामिल करना? मेरा सिर्फ यही संदेश रहेगा कि अपने आसपास के अनाज को, अपने आसपास के जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसको अपने आहार में शामिल करें। राइट। और उसके साथ साथ योग को भी अपने साथ में अपनाएं ताकि स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और होगा तभी हम सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत बना पाएंगे। बहुत बेहतरीन। डॉक्टर ऋचा, आपका संदेश एक वाक्य में। संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। योग जैसे बोला गया वो होना, योग के साथ और एक्सरसाइज के साथ संतुलित आहार जरूरी। डॉक्टर विजय, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे तमाम उन लोगों के लिए जो वृद्धावस्था में पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि परिवार वालों को कि वो अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखें, उन्हें भी प्रोटीन की और फैट की, कार्बोहाइड्रेट की उतनी ही ज़रूरत है उस शरीर को चलाने के लिए। जी डॉक्टर सौम्या, बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए कितना उपयोगी है पोषण, आपका संदेश? बच्चे के लिए सही समय पे सही आहार बहुत ज़रूरी है और जितना माँ बाप इस चीज़ को समझेंगे और अपनी डेली लाइफ में उसको दिखाएंगे बच्चे को, बच्चा वही चीज़ कॉपी करेगा और वैसा ही बनेगा। और स्वस्थ जीवन के लिए जैसे सबने बताया, संतुलित आहार और सही मात्रा में एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर ऋचा जायसवाल, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर सौम्या तिवारी, अके मिन्स, आप सबने विस्तार से बताया है पोषण कितना आवश्यक है हमारे स्वास्थ्य के लिए और जिस प्रकार कहा जाता है कि जीवन में सफल होने के लिए कोई लक्ष्य होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से जीवन सही रूप से चलने के लिए संतुलन आवश्यक है। संतुलन जीवन में हो या आहार में, उचित रूप, उचित दिशा और सही मार्गदर्शन देता है। इसलिए जब बात आती है बेहतर स्वास्थ्य की यानी स्वस्थ जीवन रखने की, तो सही समझ, सही समय और सही संतुलन अर्थात सही पोषण उपयोगी हो सकता है। अच्छे खान पान को अपनी आदत बनाएं क्योंकि आदतें अक्सर जीवन में दूर तक चला करती हैं। इसलिए यदि स्वस्थ रहना है, रोगों से बचाव करना है, बीमारियों को दूर रखना है और स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखना है, तो अच्छा अर्थात संतुलित और पौष्टिक भोजन आपके लिए एक उपयोगी और उत्तम विकल्प सिद्ध हो सकता है। स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ अच्छा आहार और व्यायाम अपने जीवन में शामिल करें तो आप पूर्ण स्वास्थ्य अर्थात टोटल हेल्थ प्राप्त कर सकेंगे। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।